किसके बारे में पढ़ेंगे? उपसारिक और सखंड के बारे में। ध्यान दीजिए, अच्छे से पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। उपसारिक, जिसको इंग्लिश में माइनर कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, उपसारिक और सहखंड। सहखंड को इंग्लिश में को-फैक्टर कहते हैं। कोई भी अगर सारणिक दे दिया जाए और उसका उपसारणिक और सहखंड पूछ लिया जाए तो हम कैसे निकालेंगे? देखिए, एक एग्जांपल लेके चलते हैं या एक एक्सरसाइज का सवाल ही लेकर चलते हैं। आपको सवाल के माध्यम से सिखाएंगे, ज्यादा आपको समझ में आएगा। तो हम आपको एक्सरसाइज के माध्यम से एक सवाल लेकर के सिखा रहे हैं। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड प्रश्न ले रहा हूं। 1 3 0 पहले कॉलम का अवयव है, 0 5 1 दूसरे कॉलम का अवयव है, 4 -1 और 2 तीसरे कॉलम का अवयव है। पहले हम लोग उपसारणिक पढ़ेंगे। पहले हम लोग उपसारणिक सीखेंगे, फिर इसी में सहखंड सीखेंगे, फिर इसी में हम लोग बस इतना ही सीखेंगे, सवाल लगाएंगे। सहखंड आप और सहखंड अगले क्लास में देखेंगे। देखो, उपसारणिक को यम से लिखते हैं, उपसारणिक को एम से लिखते हैं। तो अगर हम यहाँ यम 11 लिख दें तो यम 11 का मतलब हुआ, यम का मतलब उपसारणिक और 11 का मतलब पहले पंक्ति के पहले अवयव का। यानी हम इस एक का उपसारणिक निकाल रहे हैं। उपसारणिक एक एक अवयवों का निकलता है। उपसारणिक एक एक अवयवों का निकलेगा। एक का निकालना है तो आप यम 11 लिख दीजिए। इतना लिखोगे, एक का उपसारणिक। मान लो एक यहाँ भी है तब तो दिक्कत हो जाएगी, एक यहाँ भी है, मान लो यहाँ -1 है, दिक्कत हो जाएगी। इसलिए आप यम 11 कहिए। क्या कहिए? यम 11। 1 यम माने माइनर यानी उपसारणिक और 11 माने पहली पंक्ति के पहले स्तंभ का। तो जब हम यम 11 निकालेंगे तो पहली पंक्ति भी छोड़ देंगे और पहला स्तंभ भी छोड़ देंगे और एक छोटी सी सारणी बनेगी, उसमें जो अवयव बच रहा है उसको लिख दिया जाएगा। अब इसकी वैल्यू क्या होगी? तो पहले मुख्य विकर्ण का मल्टीप्लाई होगा तो 5 दूनी 10, फिर -1 का -1 में होगा तो -1 आएगा और हम यहाँ लिखेंगे 1 10 1 11। ये पहली पंक्ति के पहले स्तंभ में जो अवयव है यानी A11 इसका उपसारणिक आया है। अब हम निकालेंगे यम 12। यम माने उपसारणिक, 12 माने पहली पंक्ति के दूसरे स्तंभ का यानी इस 0 का। पहली पंक्ति और ये दूसरा स्तंभ, यही 0 है, इसी का उपसारणिक निकाल रहे हैं। तो पहली पंक्ति छोड़ दो और दूसरा स्तंभ छोड़ दो, जो शेष अवयव बच रहे हैं उन्हें लिखो। फिर पहले मुख्य विकर्ण का गुणा होता है 3 दूनी 6, इसका गुणा होगा 0 तो आ गया 6। अब हम निकालेंगे यम 13 का मतलब होगा बच्चा पहली पंक्ति के तीसरे स्तंभ में जो अवयव आ रहा है उसका उपसारणिक। पहले जो लिखा होता है वो पंक्ति होता है, फिर जो होता है वो स्तंभ। माने पहली पंक्ति के तीसरे स्तंभ में जो अवयव आ रहा है यानी इस 4 का उपसारणिक निकाल रहे हैं। उपसारणिक अवयवों का होता है, अवयवों को हम ऐसे पंक्ति और स्तंभ से दर्शाएंगे तो ज्यादा बेटर होगा। हम उस अवयव का उपसारणिक निकाल रहे हैं जो पहली पंक्ति के तीसरे स्तंभ में है। पहली पंक्ति के तीसरे स्तंभ में यही 4 है, तो हम पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ छोड़ देंगे, जो अवयव बचेगा उसको हम लिखेंगे। पहले मुख्य विकर्ण का गुणा होगा 3 1 3, फिर 0 का 5 में गुणा होगा 0 तो 3 - 0 से क्या जाएगा 3। अब हम यम 21 निकालेंगे। यम 21 का मतलब होगा बच्चा दूसरी पंक्ति के पहले स्तंभ में जो अवयव है उसका उपसारणिक। तो दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ उसमें 3 है, हम 3 का उपसारणिक निकाल रहे हैं
तो उसके लिए हमें दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ छोड़ देना होगा। जो अवयव बचेगा 0 बचा, 1 बचा, 4 बचा और 2 बचा। अब इसका मुख्य विकर्ण का गुणा करेंगे 0 और इसका गुणा करेंगे 4, तो आ गया -4। अब हम M22 निकालेंगे। M22 का मतलब होगा दूसरी पंक्ति के दूसरे स्तंभ में जो अवयव है। तो ये दूसरी पंक्ति है और ये दूसरा स्तंभ है, तो 5 है। दूसरी पंक्ति के दूसरे स्तंभ में 5 आ रहा है, तो 5, इस 5 का सारणिक निकालेंगे। दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ छोड़ देंगे, तो यहाँ 1, यहाँ 0, यहाँ 4 और यहाँ 2। तो पहले मुख्य विकर्ण का गुणा 2, फिर इसका गुणा 0, तो आ गया 2। अब बच्चा हम M23 निकालेंगे। M माने माइनर यानी औपसारणिक, 23 माने दूसरी पंक्ति के तीसरे स्तंभ में जो अवयव -1 है, हम उसका औपसारणिक निकालेंगे। उसके लिए हम क्या काम करेंगे, दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ छोड़ देंगे, तो 1 0 और 0 1 0। जो शेष अवयव बच रहा है उनको लिखा जाए, तो 1 का गुणा 1 में 1, 0 का 0 में 0, तो 1 आ गया। अब बच्चा हम M31 निकालेंगे। M31 मतलब तीसरी पंक्ति के पहले स्तंभ का उपसारणिक। तीसरी पंक्ति के पहले स्तंभ में जो अवयव है 0, उसका उपसारणिक निकालेंगे। तो तीसरी पंक्ति और पहला स्तंभ छोड़ देंगे, तो बचेगा 0, 5, 4, -1। पहले हम मुख्य विकर्ण का गुणा करेंगे, तो 0, फिर 4 5 20, आ जाएगा बच्चा -20, -20। अब बच्चा हम M32 निकालेंगे। M32 माने तीसरी पंक्ति के दूसरे स्तंभ। ये तीसरी पंक्ति है और ये दूसरा स्तंभ, यानी 1 का उपसारणिक निकालेंगे। ये पहचान है लिखने का कि हम किसका निकाल रहे हैं। M31, M32, तो 32 माने तीसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ छोड़ दो, तो जो शेष अवयव बच रहा है उनको आप लिख लीजिए। -1 का 1 में -1, 4 का 3 में 12, तो आ जाएगा बच्चा -13। अब हम M33 निकालेंगे। तो M33 का मतलब तीसरे पंक्ति के तीसरे स्तंभ में जो अवयव 2 है, हम उसका उपसारणिक निकालेंगे। तो 2 का उपसारणिक निकालने के लिए हम तीसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ छोड़ देंगे, बाकी के शेष अवयव को हम लिख लेंगे। तो 5 1 जा 5, 3 0 का 0, 5 आ गया। इस तरीके से हम उपसारणिक निकालते हैं। अब हम कोफैक्टर की बात कर रहे हैं, यानी हम सहखंड की बात कर रहे हैं। तो सहखंड कैसे निकलेगा, देखो बच्चा, सहखंड का फार्मूला होता है, सहखंड को C से लिखते हैं। किसे लिखते हैं, C से। तो जो हम उपसारणिक जान रहे हैं, उस उपसारणिक में -1 पर, एक मिनट फिर से देखो, जब हम सहखंड निकालते हैं, सहखंड कैसे आता है, हमने जो उपसारणिक निकाला है उस उपसारणिक में -1 की पावर I + j का मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको उपसारणिक सहखंड मिल जाएगा। किसी भी सारणिक का अगर सहखंड निकालना है, तो सहखंड निकालने के लिए अगर उपसारणिक पता हो, तो उपसारणिक में आप -1 पर I + j का पावर लगा के मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो आइए देखिए C और 1 कैसे निकलेगा। इसके लिए एक ट्रिक है, अगर -1 पर इवन पावर, अब देखो, अच्छा लिख दे रहा हूं, नोट देखो, यदि I + j = इवन नंबर आए, तो आपका सहखंड पॉजिटिव होगा। सहखंड का मान पॉजिटिव, उपसारणिक के पॉजिटिव के बराबर होगा। यदि I + j इवन हो, क्या हो, इवन हो, इनका एडिशन इवन हो, तो सहखंड का मान पॉजिटिव उपसारणिक के बराबर होगा। और यदि I + j की वैल्यू ऑड हो, इवन माने सम होता है और ऑड माने विषम होता है, तो हमारा जो सहखंड होगा वो उपसारणिक के निगेटिव के बराबर आएगा। क्योंकि यहाँ -1 पे अगर इवन होगा तो प्लस हो जाएगा और -1 पे ऑड होगा तो नेगेटिव हो जाएगा। ये ट्रिक दिमाग बैठाओ। I + j यानी पंक्ति और स्तंभ का योग अगर इवन आएगा तो प्लस उपसारणिक के बराबर होगा, और यदि I + j यानी पंक्ति और स्तंभ का योग ऑड आएगा, विषम आएगा, तो सहखंड का मान उपसारणिक के नेगेटिव के बराबर होगा।
अब यहाँ से हम C11 देंगे, तो C11 देखो, तो C11 में 112 विषम, सॉरी 112 इवन हो रहा है, इसलिए M11 के बराबर होगा, और M11 क्या आया बच्चा 11, इसका सखंड भी क्या हो जाएगा 11। समझो यहाँ 11 है, डायरेक्ट ये इतना बड़ा फार्मूला लिखने की जरूरत नहीं है। 11 में I का मान 1 और J का मान 1, तो 112 2 माने इवन, इवन से सखंड का मान प्लस उप सारणी के बराबर होगा। अगर यही हम C12 लिखेंगे तो C12 1 2 3 विषम हो रहा है, यहाँ माइनस लगाइए, और M12, तो M12 का मान क्या है बच्चा 6, ये -6 हो जाएगा। अब अगर C13 की बात करें, माने पहले पंक्ति के तीसरे स्तंभ में 4 का सखंड निकालना हो, 4 का सखंड निकालना हो, तो 134 प्लस हो रहा है, इसलिए वह M13 के बराबर ही होगा। अब M13 का मान क्या आया है 3, यानी C13 जो होगा, C मतलब पहले पंक्ति के तीसरे स्तंभ का जो सखंड होगा वो पहली पंक्ति के तीसरे स्तंभ के उपसारणी के बराबर होगा। अगर हम C21 की बात करें, यानी दूसरे पंक्ति के पहले स्तंभ यानी 3 के सखंड की बात करें, तो यह M21 के निगेटिव के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि 2 1 3 ऑड हो रहा है, तो 21 देखो 21 का मान -4 आया था, तो अब 4 हो जाएगा। अगर हम C22 की बात करें, C22 मतलब दूसरे पंक्ति के दूसरे स्तंभ यानी कि 5 के सखंड की बात करें, तो यह M22 के पॉजिटिव के बराबर होगा, क्योंकि 2 2 4 इवन आ रहा है, तो M22 का मान क्या है बच्चा 2, तो C22 का भी मान क्या हो जाएगा 2। और सारणी अगर पता है तो सखंड निकालना आसान है। अगर सखंड, अच्छा मान लो हमें सारणी नहीं पता है, अब चलो अब जो बच रहे हैं C23, तो 23 क्या है इवन, 23 से ही ऑड आ रहा है, सॉरी ऑड आ रहा है, 8 में क्या आएगा माइनस। अब यहाँ हम M23 लिख दें या ऐसे लिखें, अगर हमको ये ना पता हो तो 23 मतलब दूसरी पंक्ति का तीसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ छोड़ दो, 1 0 0 1 0 0 तो भी 0 आएगा। अगर हमें वो सारणी नहीं पता है तो हम ऐसे लिखें, और पता है तो ऐसे लिखें। जैसे देखिए C31 31 इवन हो रहा है, इवन से प्लस, यहाँ हम M31 लिखें, या देखो C31 का मतलब तीसरी पंक्ति के पहले स्तंभ का सखंड 0 5 4 -1 बच रहा है। पहले मुख्य विकर्ण का गुणा होगा। अब बच्चा C32 माने तीसरे पंक्ति के दूसरे स्तंभ में स्थित एक का सखंड, 32 से 8 होगा, जोड़ोगे 3 2 5, 8 होगा निगेटिव, हम यहाँ M32 लिख देंगे, और M32 का मान आया था -13, और इसमें भी माइनस है, इसलिए क्या हो जाएगा 13। अब C33 की बात करें, 3 3 6 सम होगा, सम से प्लस आएगा, और M33 के बराबर होगा, M33 का मान क्या आया था 5। ये फार्मूला आप ध्यान दीजिए, और सखंड और उपसारणी निकालना है बड़ा आसान है, और इस तरीके से पूरे चैप्टर में अगर देखोगे तो सखंड उपसारणी की पूछा है। नोट कीजिए।